सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे सुनहरे प्लेटिनम वाले या जो भी बोलो भविष्यों। कुछ गलत वाले मत बन जाना, अच्छे वाले ही बनना, क्योंकि आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये तुम्हारे अंदर देशभक्ति की भावना जगा देगा। जी हाँ, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा हुआ है हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह भी पढ़ा हुआ था 9th में, राइट। अब बारी आ गई है अपने ही देश के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ने की। बट बच्चों, मुझे ना इस चैप्टर से थोड़ी सी एक शिकायत है, इसमें कुछ कमियां हैं। अब एक्चुअली मजबूरी भी है चैप्टर बनाने वालों की कि भाई सब कुछ कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेरी एक शिकायत है कि उन्होंने कुछ ऐसे हीरोज़ हैं उनको यहाँ पर डिटेल में कवर नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और अनगिनत लोग हैं। अब हालांकि देखा जाए तो अगर हर किसी को इस चैप्टर में कवर किया जाए तो सबका कंट्रीब्यूशन एक चैप्टर में दर्शाया जा सके ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबके बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, और अगर हर जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं अगर उनके कंट्रीब्यूशंस की बात की जाए तो एक एक आदमी के कंट्रीब्यूशन पर बड़ी बड़ी बुक्स बन सकती हैं। तो एक चैप्टर में किसको किसको कवर किया जाएगा, तो चैप्टर में ओवरऑल कवर अप किया गया है हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को। कैसे हमारे यहाँ लोग जो थे शुरुआत में एक दूसरे से अलग अलग थे, बिखरे हुए थे। जब उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का अत्याचार हुआ तो अलग अलग लोगों ने इस अत्याचार को अलग अलग तरीके से झेला। किसी ने टैक्स के फॉर्म में झेला, किसी से मजदूरी करवाई गई, किसी से उसके खेत छीन लिए गए, किसी से उसकी कमाई पर से पैसे छीन लिए गए। तो इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की, और उन प्रॉब्लम्स ने उन लोगों को आपस में कैसे यूनाइट किया, और फिर इनको यूनाइट करने में गांधी जी का क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का जो टाइटल है उसे समझते हैं। चैप्टर का टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इन इंडिया तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, नेशनलिज्म की बात करते हैं। बच्चों, ये जो नेशनलिज्म है ना, ये बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है। इसकी डेफिनेशन आपको कई जगह पर, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना नेशनलिज्म की डेफिनेशन या व्हाट इज नेशनलिज्म, तो आपको लिस्ट मिलेगी, और हर लिस्ट में नेशनलिज्म का अलग अलग मतलब समझाया जाएगा। हालांकि सब मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी अलग जलग भी दिखेंगे आपको। तो ये जो नेशनलिज्म की डेफिनेशन है ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाई है। सबके लिए नेशनलिज्म का थोड़ा थोड़ा मतलब अलग अलग हो सकता है। अगर हम इन जनरल बात करें, एक जनरल सेंस में लें, तो नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव, रेस्पेक्ट एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री। अपने देश के लिए प्यार, सम्मान और ईमानदारी यानी कि निष्ठा की भावना रखना, दैट इज नेशनलिज्म। और ये मीनिंग सभी के लिए सही बैठता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी तरीके से कहीं पर भी जाकर डेफिनेशन उठाओगे, ये मैसेज उसमें जरूर मिलेगा आपको। अब इसमें और चीजें आपको ऐड करके जरूर मिल जाएंगी, कहीं पर कुछ चीज ऐड की होगी, कहीं पर कुछ चीज ऐड होगी, लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज आपको ये जरूर मिलेगी कि अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए इज्जत सम्मान की भावना, और अपने देश के प्रति निष्ठा कि मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। इस सेंस को, इस इमोशन को हम कहते हैं नेशनलिज्म। क्लियर है? कई लोग नेशनलिज्म का मीनिंग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं अपने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, जैसे कि हिटलर ने किया था। हिटलर ने इसका एक ऐसा मीनिंग निकाला था कि मतलब अपने देश का फायदा और दूसरे देश का नुकसान सोचना, ठीक है, किसी पे जाके कब्जा कर लो या वगैरह। और खाली हिटलर नहीं, हिटलर तो बस बदनाम है अपने कामों के लिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई रहा है गलत तो वो रहा है ब्रिटेन, ठीक है, जिसने दुनिया का लगभग हर देश बर्बाद किया, ठीक है। तो उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब ये था कि दूसरे देशों को लूट लूट के अपने देश को अमीर बनाओ। तो ये अलग अलग सेंस रहे हैं लोगों के नेशनलिज्म के, बट ओवरऑल हमको फिलहाल ये ध्यान रखना है, हम भाई लुटेरे लोग नहीं हैं, हम लोग शांतिवादी लोग,
प्रेम से रहने वाले लोग हैं। हमारे लिए नेशनलिज्म का मतलब यही है, अपने देश के लिए प्यार रखना, अपने देश की इज्जत करना, अपने देश के प्रति ईमानदार रहना। क्लियर है? तो जो मैंने आपको सारी कहानियाँ सुनाई कि क्या गांधी जी का रोल रहा, वो सब डिस्कस करने वाले हैं हम, और किन चीज़ों ने लोगों को, जो लोग आपस में बटे हुए थे, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया, जिससे हम मिलजुल कर लड़े अपनी आज़ादी की लड़ाई। वो क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वहाँ के टॉपिक पर। तो बच्चों, कैसे शुरू हुआ सब कुछ 1920s के बाद? ऐसा नहीं है कि हमने फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट नहीं किए थे, ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं हो रहा था अंग्रेज़ों से आज़ाद होने का। आपको अच्छे से पता होगा 1857 में हमने रिवॉल्ट किया था। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टर, पहले शहीद थे भारत की आज़ादी की लड़ाई के मंगल पांडे, आपने सुना होगा। तो 1857 में भी हमने बहुत बड़ा रिवॉल्ट किया था, और उसके पहले से भी छोटे बड़े रिवॉल्ट होते रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, जो कि बहुत बड़ा होने के बावजूद भी फेल हो गया था। फेल होने के पीछे रीज़न क्या था आपने पढ़ा होगा अगर, तो छोटे छोटे रिवॉल्ट्स थे। मतलब एक जगह पर कुछ एक दो राजा और उनके साथ कुछ सेना मिलकर रिवॉल्ट कर रही है, एक जगह पर कुछ लोग, एक जगह पर कुछ लोग, और ये अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ था और छोटे छोटे अमाउंट में था। तो लोगों ने किया तो सही, लेकिन किसी का पहले रिवॉल्ट थोड़े टाइम पे हुआ, फिर उसका थोड़े टाइम के बाद हुआ, फिर किसी का छोटे स्केल पर था, किसी का बड़े स्केल पर था, और इन सबका आपस में, सारे रिवॉल्ट्स का ना आपस में कोई एक कॉमन लिंक नहीं था। ठीक है, तो इस तरह के छिटपुट रिवॉल्यूशन हो रहे थे। इनको ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करना आसान था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी फौज बना चुके थे, वो हमारे ही लोगों को यूज करके अपनी फौज बना चुके थे, और कुछ उनके साथ राजा महाराजा भी उनके सपोर्ट में थे। तो ब्रिटिशर्स को ये कंट्रोल करना आसान था। अभी एक जगह पर कुछ रिवॉल्ट हुआ, वहाँ दबा दिया, फिर कुछ दिन बाद दूसरी जगह पर रिवॉल्ट था, तो वहाँ सेना भेज के वहाँ दबा दिया। तो इस तरह से उनके लिए कंट्रोल करना, हालांकि इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने में लोग सक्सेसफुल रहे थे 1857 के रिवॉल्ट को। तो वही चीज़ें चली आ रही थी बहुत लंबे समय से, इवन 1990s तक, 1919 और 1920 तक यही सब चलता आया, राइट। 1920 के बाद, यानी 1919, 1920, इस साल के बाद कुछ बड़े चेंजेस आना शुरू हुए। कैसे चेंजेस आना शुरू हुए वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखेंगे कि अब जो रिवॉल्ट था, जो 1919, 1920 के पहले जो रिवॉल्ट चल रहा था, वो थोड़े कुछ गिने चुने इलाकों में था, लेकिन 1920 के बाद से ये रिवॉल्ट ज़्यादा इलाकों में फैलने लगा। ठीक है, तेजी से ये रिवॉल्ट फैलने लगा। कोई अपने हिसाब से रिवॉल्ट करता था, कोई अपने हिसाब से रिवॉल्ट करता था, कोई लड़ाई करते थे, कोई जाकर घेर लेना या फिर जाकर अपनी बातें रखना, ज़बरदस्ती बोलना, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन ये जो फैला, जो रिवॉल्ट फैला, इसके पीछे का रीज़न क्या था? आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इन ईयर 1919 द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज। कुछ इलाकों में जो सीमित था वो नए नए इलाकों में भी फैल गया। क्यों, क्या वजह थी? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। ठीक है, अब ये देखोगे तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, राइट, लेकिन इनमें आंसर कैसे लिखना है आपको? अगर खाली आपको इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये 5th पॉइंट तक लिखना है। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिखने हैं, 6ठा 7वां आपको पॉइंट नहीं लिखना है। क्लियर है? और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि 1919 के बाद से जो नेशनल मूवमेंट है वो हर जगह पर नए नए इलाकों में भी फैलने लगा, क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न अगर लिखना हो तो ये 5 पॉइंट के साथ ये 2 पॉइंट और, यानी कि 7 पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। क्लियर है? तो देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस इसमें से बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से डेफिनेटली आते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे अपन। तो भाई इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर तो वो लोग लड़ रहे थे, हमको क्या लेना देना था उससे, लेकिन हम भी उसमें पिस रहे थे, हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा था वर्ल्ड वॉर में। क्या क्या था देखो, पहला पॉइंट लिखा, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन वॉर बाय ब्रिटिशर्स वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो देखो बच्चों, अंग्रेजों को तो लड़ना था, ठीक है, वो तो उलझे हुए थे वॉर में, पहले दूसरे देशों के साथ, फिर जर्मनी के साथ, इस तरह से इनकी वॉर चलती रही थी। तो जब वो लोग वॉर में थे तो वॉर में उनको खर्चा बहुत लग रहा था,
और वो खर्चा करने के लिए देखो उनके पास खुद के पास तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड पैसा था। उनके पास एक ही फायदा था कि उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स उनके यहाँ हुई, ब्रिटेन में हुई, तो उनके पास टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा था। अब इस टेक्नोलॉजी को जिंदा रखने के लिए उनको रिसोर्सेज की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, तो ये लोग क्या करते थे, इस वजह से इन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करना चालू कर दिया, ठीक है, अलग अलग कॉलोनीज बना ली, ठीक है, मतलब दुनिया के लगभग ऑलमोस्ट सब देशों पर इन्होंने कब्जा किया। तो इंडिया में भी इनका कब्जा चल रहा था, तो इंडिया से भी इन लोगों ने निचोड़ना स्टार्ट किया। अब वॉर लड़ने के लिए कुछ तो जगह जगह से पैसे ले लेते थे और कुछ के लिए इनको लोन लेना पड़ता था। तो जो इनके साथी देश थे, कुछ देशों से ये लोग लोन लेते थे, और वो लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे की जरूरत थी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज कर देते थे। हमारे स्पेशली हम इंडिया के टर्म्स में बात कर रहे हैं, बाकी देशों के बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया से इन लोगों ने कैसे पैसे निकाले, तो इनके जो लोन वगैरह थे उनको भरने के लिए इंटरेस्ट चाहिए था, साथ ही साथ हथियार खरीदना, सोल्जर्स को सैलरी देना, इन सब चीज़ों के लिए उनको ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। तो ये लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ लोगों पर टैक्स बढ़ा देते थे, बिजनेसमैन हो चाहे फार्मर हो, हर तरह के सेक्शन पर इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्स तो पहले भी लेते थे, लेकिन वॉर में खर्चा बढ़ गया तो टैक्सेस और बढ़ा दिए इन लोगों ने, ठीक है। फिर कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है पता है ना, जब सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, मतलब हमारे यहाँ से किसी और देश में सामान गया या किसी और देश का सामान हमारे यहाँ आया, तो इस एक्सचेंज में जो टैक्स लगते हैं, ठीक है, इसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, तो वो भी इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या है, हमारे देश में बिजनेसमैन तो देखो इंडिया बहुत समय से, बहुत लंबे समय से हम लोग ना ट्रेड ओरिएंटेड रहे, हमने ट्रेड किए हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में घुसे भी ट्रेड के बहाने ही थे, चाहे जो भी थे, जो भी कॉलोनाइजर्स इंडिया में घुसे वो सब शुरुआत में ट्रेड करने ही आए थे, और ट्रेड के बहाने उन्होंने हमको लूटना स्टार्ट किया। तो ट्रेड हमारे यहाँ के लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन था। तो उन ट्रेडर्स पूरी दुनिया में ट्रेड करते थे, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे, तो सामान भेजना और वहाँ से सामान मंगाना, तो उन सब चीज़ों पर जो टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटीज़, उसको भी इन अंग्रेजों ने बढ़ा दी कि वहाँ से भी पैसे निकाला जाए और वॉर में खर्चा किया जाए। फिर क्या था, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब इन्होंने इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सामान बेचने खरीदने पर तो टैक्स लगाते ही थे, और भी तरह के टैक्सेस थे, खेती में भी टैक्सेस थे, लेकिन अब इन्होंने इनकम पर भी टैक्स लगा दिया। मतलब कोई एक आदमी अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी करके उसको जो सैलरी मिल रही है उस पर भी टैक्स लगा दिया, जैसे आज भी इनकम टैक्स चलता है, ठीक है। तो वैसा इनकम टैक्स उन लोगों ने उस टाइम इंट्रोड्यूस किया। फिर क्या था, प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918 लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। 1913 से 1918 के बीच में चीज़ों के जो दाम थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए, ठीक है। मतलब अगर कोई सामान 5 रुपये किलो था तो 10 रुपये किलो हो गया, 10 रुपये किलो सामान 20 रुपये किलो हो गया। अब इसी 5 साल के दौरान इतना ज़्यादा रेट बढ़ जाना, ऑलमोस्ट डबल रेट हो जाना, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा ना आम इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी चला पाना, है ना। आप आज फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर आप कोई सामान सब्जी खरीदने जाते हो, अगर वो सब्जी आपको 30 रुपये किलो मिलती है, हफ्ते भर बाद आपको 60 रुपये किलो मिलने लगे, आपकी सैलरी अभी भी उतनी ही है, ठीक है, खर्चे आपके डबल हो गए, सैलरी अभी भी उतनी ही है, तो आप सामान खरीदोगे कैसे? फिर आप आधा आधा सामान लाओगे तो मतलब आधा आधा पेट खा के जियोगे, बराबर है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये एक्सट्रीम हार्डशिप बढ़ गई, मतलब लोगों की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब ये कीमतें डबल हो गई। अब कीमतें डबल होने का रीज़न क्या था, क्यों कीमतें डबल हो गई थी? भाई इधर सब टैक्सेस बढ़ा दिए ना उन लोगों ने, आने जाने वाले सामानों के टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ा दिए तो व्यापारी क्या करेगा बेचारा, उसको टैक्स ज़्यादा देना है, तो वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा? तो वो टैक्स के बाद उसका कुछ प्रॉफिट तो जोड़ेगा वो, तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई, ठीक है। टैक्सेस बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ गई, और कीमतें बढ़ने की वजह से आम इंसान को बहुत तकलीफें होने लगी। और एक रीज़न क्या था कि भाई इनको सोल्जर्स चाहिए थे, इनके देश में तो भाई पॉपुलेशन कम है, तो इनको सोल्जर्स चाहिए थे। सोल्जर्स कहाँ से मिलेंगे इनको? तो हमारे यहाँ से गाँव में से लोग सोल्जर्स को रिक्रूट करते थे, है ना। गांव के इलाकों में ज़्यादा, क्योंकि गांव के इलाकों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लोग गरीब होते थे, तो वहाँ जाके कुछ लोगों को लालच देके, ठीक है, कुछ लोगों को बहला फुसला के इन लोग अपने यहाँ भर्ती करते थे, और जो लोग नहीं भर्ती होते थे उनको जबरदस्ती, ठीक है, धमका कर जबरदस्ती उनको रिक्रूटमेंट मतलब करवाया जाता था। उनका फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होते थे सोल्जर्स के, ठीक है, कि चलो तुम हमारे साथ, तुमको चलना ही पड़ेगा, हम तुमको 2-4 चीज़ें सिखाएंगे, बंदूक चलाना सिखाएंगे, और तुम हमारे लिए फौज में लड़ोगे। तो इस तरह से फोर्स रिक्रूटमेंट्स वगैरह भी किए गए, और इस वजह से जो गांव वगैरह के इलाकों में लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया लोगों को, ठीक है। पहले भी तो गुस्सा था ही,
तुम टैक्स वगैरह ले रहे थे, सब ले रहे थे, लेकिन अब तो तुम घर में घुस घुस के ज़बरदस्ती हमारे लोगों को लड़ाई करवाने ले जा रहे हो। भाई लड़ाई तुम्हारी है, तुमको दूसरे देशों पे कब्जा करना है, दूसरे देश तुमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अब तुम्हारी प्रॉब्लम, जाके झगड़ा तुमने खड़ा किया, सामने वाला तुम पे भारी पड़ रहा है, तो तुम हमारे यहाँ के लोगों को पकड़ के ले जाके लड़वा रहे हो, तो क्या मतलब है? गुस्सा तो आएगा ना। लेकिन क्या करें, हम लोग कमज़ोर थे, हम लोग आपस में बटे हुए थे, डरपोक थे बहुत से लोग, ठीक है, तो सब आपस में एक दूसरे की चुगली करने में और इन सब में ही बर्बाद थे। तो अंदर ही अंदर गुस्सा तो पल रहा था, ठीक है। अब जब गुस्सा पल रहा था, अब होता क्या है ना, देखो आपके इलाके में मान लो गुंडा आया, ठीक है, आपके पड़ोसी से वो पैसा लूट के चला गया, वसूल के चला गया, आप कुछ दिन कुछ नहीं बोलोगे, अरे यार ठीक है ना, मेरा नहीं ले गया ना, उसका ही ले गया ना, तो पड़ोसी बेचारा देखेगा मेरी किसी ने मदद नहीं की, चुपचाप बैठ जाएगा। दूसरे दिन तुम्हारे घर आके लूटेगा, तुमको ले गया, तुमको गुस्सा आएगा, फिर तीसरे दिन किसी और को लूट के जाएगा। तो ये 3 लोगों को लूटा, तो 3 लोगों को रियलाइज होगा कि हम तीनों के साथ अत्याचार हो, तो तीनों मिल जाएंगे ना आपस में, फिर मिलकर डिसाइड करेंगे कि नहीं अब इसका कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वैसे ही हो रहा था, जब सबके साथ अत्याचार होने लगा तो सब लोग आपस में फिर धीरे धीरे यूनाइट होने लगे, नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे मूवमेंट्स एरियाज में फैलने लगे, नए नए एरियाज में फैलने लगे। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हर कोई फेस कर रहा था, है ना, हर किसी को भी प्रॉब्लम थी। टैक्सेस बढ़ गए तो व्यापारियों को तो प्रॉब्लम हो ही रहा था, लेकिन उसके से आम इंसान को भी तकलीफ हो रही थी, और ये फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। तो हर किसी ने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से मूवमेंट जो है अब वो धीरे धीरे हर जगह नए नए जगह पर भी फैलने लगा। क्लियर है? ये हमारे वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट, या इसका भी इम्पैक्ट, मतलब इसका वजह, इसका रीजन क्या है वो भी हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसके साथ और क्या है, यहाँ तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 का इफेक्ट खत्म हो गया। ये कुछ नए पॉइंट्स हैं। 1918 और 1919, 1918 से 1919 के बीच में जो क्रॉप उगती है, और 1920 से 1921 उस साल के बीच में जो क्रॉप था, वो क्रॉप का फेलियर हो गया, मतलब क्रॉप नहीं उगी, फसल खराब हो गई उस साल। 18 से 19 के बीच और 20 से 21 के बीच, ये 2 साल लगातार फसल खराब हुई, बराबर है। तो फसलें खराब होने की वजह से क्या हो गया, फसलें खराब हो गई तो भाई अब खाने पीने की शॉर्टेज हो जाएगी। यहाँ एक ऑलरेडी इन लोगों ने कीमतें बढ़वा रखी हैं 1913-18 के बीच में, गिना चुना जो किसान बेचारा अपने खेत में अनाज उगा के वो तो खाता था, अब वो भी नहीं उगा, वो भी प्रॉब्लम हो गई। और ब्रिटिशर्स इतने निकम्मे, मतलब इतने नीच थे कि ये क्रॉप फेलियर होने के बाद भी टैक्स नहीं माफ़ करते थे। उनको टैक्स तो चाहिए, भले तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं उगा, मेरे को टैक्स चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। दूसरी क्या प्रॉब्लम हुई, 1921 के बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, ठीक है, महामारी फैल गई। जैसे आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, वैसे उस टाइम इन्फ्लुएंजा फैल गया पूरे देश में, उसकी वजह से भी कई लोग मारे गए। तो ये जो क्रॉप फेलियर हुआ ना, क्रॉप फेलियर होने के बाद सीधा अकाल पड़ता है, ठीक है, खाने के लिए नहीं मिलेगा लोगों को तो लोग भूखे मरेंगे, जिसको हम अकाल कहते हैं, फेमाइन कहते हैं। तो उस फेमाइन और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन दोनों को मिलाकर ना लगभग 12 to 13 मिलियन लोग, मतलब 1.2 से 1.3 करोड़ तक के लोग मारे गए, ठीक है, खाली इस फेमाइन और इस बीमारी की वजह से, बराबर है। ये 1921 के सर्वे में रिकॉर्ड हुआ कि इतने सारे लोग तो बस इस वजह से मारे गए, और भी वजहों से तो मरे ही होंगे। तो इतनी सारी तकलीफ़ें देश में हुई, इन सब चीज़ों ने, ये तो वर्ल्ड वॉर 1 तक की वजह से हुआ, और 2 नए काम आ गए कि भाई एक क्रॉप फेलियर और दूसरा ये महामारी, इन सब की वजह से भी नुकसान हुआ। तो पब्लिक के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, पब्लिक चाहती थी कि कैसे भी करके अब अंग्रेजों को भगाया जाए, और जो भी छोटे छोटे लेवल पर स्ट्रगल चलते थे लोग उसमें जुड़ने लगे, नए नए जगहों पर स्ट्रगल्स खड़े होने लगे, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हुई, पर अभी भी प्रॉब्लम वही थी जो 1857 में थी। क्या प्रॉब्लम थी कि हमारे जो मूवमेंट्स थे वो छोटे छोटे स्केल पर थे। कहीं पर एक गांव के लोग मिलकर झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर दूसरे गांव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस गांव में 10 पुलिस वालों को भेज के मारपीट के शांत करवा दिया, इस गांव में 10 पुलिस वालों को भेज के मारपीट करके शांत करवा दिया। ब्रिटिशर्स इस तरह से आसानी से कहीं पर भी रिवॉल्ट होता था तो वहाँ दबा देते थे, क्योंकि सब फैला हुआ था, छोटे छोटे हिस्सों में था, ठीक है, एक बड़े स्केल पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस बड़े स्केल पर लाने का काम गांधी जी ने किया, ठीक है। जब गांधी जी इंडिया वापस आए, गांधी जी ने सिचुएशन को समझा और उसके बाद इन्होंने इस मूवमेंट को एक नया रूप दिया। तो गांधी जी ने क्या किया वो डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय और जय हिंद।